हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर हिस्ट्री का देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल से मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि लोथल एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड कर्जन या जॉन मार्शल? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष 1784 ईस्वी में हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम हुनों के परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक, स्कंदगुप्त
समुद्रगुप्त या नेपोलियन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सर्वप्रथम हुनों को प्राप्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त शासक को जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। कालिदास, बाणभट्ट, अवघोष या कौटिल्य। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त शासक से है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है, यह आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, फाहियान किसके शासक काल में भारत आया था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के शासन काल में भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज कौन था, यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मेगास्थनीज एक राजदूत था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसके, सोने के, चांदी के, तांबे के या बी एवं सी दोनों। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी के एवं तांबे के बने होते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, भीष्म को और क्या कहा जाता था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भीष्म को और क्या कहा जाता था। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था, भीम, अर्जुन, नकुल या सहदेव। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, भीम, अर्जुन, दुर्योधन या कर्ण। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने जीता था।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 26 नंबर प्रश्न है, कौरवों की संख्या कितनी थी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कौरवों की संख्या 100 थी, यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 27 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे। विष्णु, शिव, लक्ष्मी या प्रकृति। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 29 नंबर प्रश्न है, नाथ मुनि का संबंध किससे है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नाथ मुनि का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूत पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 31 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 32 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के समय में हुई थी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन के काल में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 33 नंबर प्रश्न है, महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या अपरिग्रह। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 34 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 35 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 36 नंबर प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। राजगृह, पाटलिपुत्र, सारनाथ या वैशाली। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 37 नंबर प्रश्न है, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध, जैन, इस्लाम या ईसाई। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पावापुरी का संबंध जैन धर्म से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 38 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं। बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य या अश्वघोष। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 39 नंबर प्रश्न है, बांसवन्ना किस आंदोलन की शुरुआत किए थे। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बांसवन्ना किस आंदोलन को शुरुआत किए थे। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बांसवन्ना वीरशैव लिंगायत आंदोलन को शुरुआत किए थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 40 नंबर प्रश्न है, आइन ए अकबरी
कितने भागों में विभक्त हैं? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आयन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त हैं। यह आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और अगला 41 नंबर प्रश्न है, आयन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आयन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 42 नंबर प्रश्न है, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? सेनापति, वित्त मंत्री, अंगरक्षक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 43 नंबर प्रश्न है, आयन ए अकबरी के लेखक किसने शासनकाल का वर्णन किया है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि आयन ए अकबरी में किसके शासक का वर्णन है? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आयन ए अकबरी में अकबर का वर्णन किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 44 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या कलकत्ता? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित हैं। यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 45 नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद A.S. बेवरेज ने किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 46 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? कॉर्निश, सिजदा, पैबोश या ये सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका इनमें से सभी था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 47 नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष 1581 ईस्वी में शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 48 नंबर प्रश्न है, गुलबदन बेगम कौन थी? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका या नायिका? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 49 नंबर प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पर थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 50 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? अब्बास खां सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर या नूरजहां? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आप सभी को सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव एवं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, मॉडल पेपर का PDF एवं ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।